आज हमने क्या करना है, एक तो ग्लाइकोलाइसिस इन आरबीसी, ठीक है, फिर हमें क्या करना है, पीडीएल कॉम्प्लेक्स आगे जो पाइरूवेट बनाए उसको हम सिट्रिक साइकिल में पहुंचा, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है, ग्लूकोज है 6 कार्बन, क्या होता था 6 कार्बन ग्लूकोज के साथ क्या होता था, क्या होता था, ठीक है। कैसे पाइरूवेट के साथ बनता था, पहले ग्लूकोज ट्रैप हो जाता था सेल में, कैसे ट्रैप होता था, क्या बन जाता था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके साथ उसके पाँव में बेड़ियां डाल दिए, ठीक है, 6 वाले नंबर पे उसका क्या लग गया, फॉस्फेट, ठीक है। अब वो क्या हो गया, ट्रैप हो गया। उसके बाद क्या होता था, आइसोमराइजेशन, वो क्या करती थी, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर क्या होता था, फ्रुक्टोज 1,6 डिसफॉस्फेट। ये क्यों होता था, ताकि आप इसको क्लीव करके दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स में उसको बना दें, ठीक है। अच्छा, दो मॉलिक्यूल कौन से बनते थे, ट्राईहाइड्रोक्सीएसिटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। वो क्या करते थे, फिर ट्राईहाइड्रोक्सीएसिटोन फॉस्फेट भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता था। फिर क्या होता था, 1,3 डिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसके अंदर एक और क्या लग गया, फॉस्फेट ग्रुप लग गया, ठीक है। अच्छा, 1,3 डिसफॉस्फोग्लिसरेट क्या था, इसका कमाल ग्रुप था, क्या बनता था, ये फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट जब बनता था तो एनर्जी जनरेट होती थी। पहले जो 2 स्टेप्स थे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 1,6 डिसफॉस्फेट में जो एटीपी कंज्यूम हुए थे। अब क्योंकि ये आगे अब 2 में चल रहा है, तो इसका मतलब है 1,3 डिसफॉस्फोग्लिसरेट 2 1,3 डिसफॉस्फोग्लिसरेट, और हमें 2 एटीपी जनरेट कर दी थी। इसका क्या मतलब था कि आपकी जो 2 एटीपी कंज्यूम हुई थी, अब 2 एटीपी जनरेट हो गई, नेट गेन नेट लॉस 0 हो गया। फिर क्या होता था, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर फॉस्फोइनोइल पाइरूवेट। फॉस्फोइनोइल पाइरूवेट का क्या मतलब है कि आखिरी फॉस्फेट भी निकल जाए, और जब वो निकला है तो अगेन कितनी एटीपी जनरेट हो गई है, अब्दुल्ला कितनी हो गई है, 2। तो जो आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस है उसमें 2 ही एटीपी की लीड होती है, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने देख लिया कि 2 एटीपी जनरेट होना है, और हमने क्या बात की थी, सिर्फ एटीपी जनरेट हुई थी, इधर हम बस हो गए थे, जाके एनएडीएच बने थे, 2 एनएडीएच बने थे, उनका क्या हुआ था, उन्होंने कैसे एटीपी दी थी, शाबाश, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके वो पहुंचते कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, लेकिन जो सिट्रिक एसिड साइकिल चल रहा है ना, वो तो चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किधर चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोई मसला नहीं है उनको, वो चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस किधर चल रहा है, साइटोसोल में। इधर मसला है कि एनएडीएच कैसे वो नहीं क्रॉस कर सकता है, जो इधर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, वो हर चीज को परमेबल नहीं थी, फिर वो कैसे जाता था, वो स्मगल होता था, 2 सेकेंड की स्केलेटल मसल में कैसे जाता था, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटर क्या होता था कि डाईहाइड्रोक्सीएसिटोन फॉस्फेट उसको खा लेता था, जब वो खा लेता था तो वो फिर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन के आ जाएगा, और फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा, माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, वो क्या करेगा, उधर जो इलेक्ट्रॉन चुरा के लाया है वो दे देगा, और क्या बन जाएगा,
दोबारा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, अच्छा तो इधर इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, कॉम्प्लेक्स 2 को। ठीक है, तो इधर इसलिए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो बाईपास हो गया और एटीपी यूज कितनी हुई है 1.5। क्यों, कॉम्प्लेक्स 2 से कितने प्रोटॉन पंप होते हैं, कोई प्रोटॉन नहीं पंप होता। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स 1 पे 4, कॉम्प्लेक्स 3 पे 4, कॉम्प्लेक्स 4 पे 2 और 4 प्रोटॉन पंप होते हैं तो एक एटीपी बनती है। तो अब ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट लाई है इसमें कितनी बनी है 4, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 तो हुआ ही नहीं है ना। कॉम्प्लेक्स 3 में 4, कॉम्प्लेक्स 4 में 2 को 4 प्लस 2 6 और 1.5 एटीपी बनी। ठीक है, अच्छा दूसरी क्या थी, हार्ड लेवल में कौन सी थी, मैंने एस्पार्टोल, उसमें क्या होता था, तो ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो नहीं आ सकता डायरेक्ट उसमें माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वो क्या बन के आएगा मैलेट और वो क्या खा के आएगा, जो इलेक्ट्रॉन उसने ट्रांसफर करने हैं, जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट उसमें ट्रांसफर करने हैं ताकि वो एनएडीएच जैसे ले ले और उधर जाके वो दोबारा अपना एनर्जी बनाए, क्योंकि एनएडीएच क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन ये किधर से जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स 1 पे एनएडीएच के लेवल पे उनको देगा और फिर वो दोबारा अंदर ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा। वो फिर अब गैप हो जाए, वो बाहर नहीं आ सकता, तो वो कैसे आएगा बाहर, एस्पार्टेट बन के ट्रांसएमिनेशन। ये तो हमारा रीकैप हो गया ना। ठीक है, अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, ग्लाइकोलाइसिस इन आरबीसी। तो हम ग्लाइकोलाइसिस इन आरबीसी क्यों कर रहे हैं, हाँ जी, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जब आरबीसी जो है वो मैच्योर होता है तो वो क्या करता है, वो कहता है कि अब मेरा कोई बड़ा छोटा नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अपनी सब चीजें वो फेंक देता है। ठीक है, क्या क्या फेंकता है, माइटोकॉन्ड्रिया फेंके, राइबोसोम फेंके, न्यूक्लियस फेंका, कुछ भी नहीं है अब इसके पास सिर्फ साइटोसोल है। साइटोसोल में 2 ही शंट्स चल रही हैं, 2 पाथवे चल रहे हैं, एक एचएमपी शंट और दूसरा ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है, आरबीसी में 2 एटीपी। ठीक है, दूसरे सेल्स में क्यों ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उधर तीसरे साइकिल से भी जनरेट होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन भी चल रही है। ठीक है, लेकिन आरबीसी में बस इधर करते हैं तो 2 एटीपी करते हैं। अच्छा, तो अब हमदा को क्या लगता है कि इसको इस 2 एटीपी की कदर करनी चाहिए या इसमें भी 20% इसको ज्यादा कर देनी चाहिए। हाँ, हमदा को लग रहा है कि इसको वैल्यू करनी चाहिए और इसको नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन ये इसको टेस्ट करता है, कैसे करता है अभी हम देखते हैं। तो क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट क्या था, इसका समाउट ग्रुप था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है ये इसको जोड़ना कर सकता है, क्योंकि इसमें नहीं बने, मुश्किल है ना, क्योंकि इसकी तो पहले ही 2 एटीपी बन गई है। अब उसमें से भी ये क्या कर देगा, इसको कहेगा कि आप दूसरी बीपीजी बन लो, तो और किसने बनाया है, न्यूक्लियस ने। ठीक है, तो मतलब इसका 20% उधर चला गया। अब जो दूसरी बीपीजी बन जाए, अब इसमें कितनी एनर्जी जनरेट होगी, जब ये दूसरी बीपीजी बन जाएगा 0 एटीपी। ठीक है, तो फिर ये दूसरी बीपीजी क्यों बनाता है,
2,3-BPD जो है ना वो क्या कराता है, ऑक्सीजन की अनलोडिंग कराता है। ठीक है, तो पहले तो आप देखें कि जब इसने 2,3-BPD बनाया, ठीक है, किसका बनाया, 1,3-BPD का। ठीक है, 1,3-BPD इधर चला जाए, एक और वैली में उतर जाए और इसमें इधर 0 ATP बनेगी जब ये 20% है वो इधर जा रहा है। ठीक है, अच्छा समझ आ गई है। अच्छा, अब कुछ लोग हैं जिनके अंदर बिल्कुल ATP नहीं है और वो मर पड़े हैं। अच्छा, तो उनको ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, अब क्या है कि आपने देखा था कि ये 1,3-BPD क्या बना रहा था, ATP। ठीक है, इधर था फॉस्फेट से काइनेज और ये इसके दो कमाल बांध रहे थे, अब ये नहीं बांध रहे। ठीक है, नहीं बांध रहे तो अब ये तो उधर चला जाए ना, अब ये वापस तो नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा, आएगा वापस कि नहीं आएगा, 2,3-BPD बस हो गया, 20% में उधर ही रहेगा, अपने काम करेगा। तो जब वो उधर चले जाएंगे तो फिर 0 ATP के रेट होगी। ठीक है, 0 ATP उधर बनेगी। ठीक है, तो 2,3-BPD करेगा क्या, 2,3-BPD आप देखें कि ये इसके सब यूनिट्स है ना हीमोग्लोबिन के, और इनके दरमियान में पॉकेट है। अब ये भी इसमें आके बैठ जाए और फॉस्फेट बनवा रहा है और इसकी टॉप फॉर्म को, मतलब इसको और ज्यादा टाइट कर देगा और ज्यादा इसको वो क्लोज कर देगा। अच्छा, अब जब इसको क्लोज करेगा तो क्या होगा, कौन पॉपअप करके इसमें से निकलेगा, कौन पॉपअप करेगा और इसमें से रिलीज हो जाएगा ऑक्सीजन। फॉस्फेट कौन बोल रहे हैं, फॉस्फेट नहीं निकलेगा इसमें से। जब इसको क्लोज कर देगा ना, जब इसने और ज्यादा रिड्यूस बनवा के, तो इसने क्या किया हुआ था, ऑक्सीजन होल्ड की हुई थी ना, तो वो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि 2,3-BPD आपकी ऑक्सीजन की अनलोडिंग करा देगा। ठीक है, अच्छा, तो ये आप देखेंगे 2,3-BPD आया और 2,3-BPD बन के किधर बैठ गया, हीमोग्लोबिन की पॉकेट में बैठ गया और इसमें ऑक्सीजन की अनलोडिंग का। ठीक है, अब ये देखेंगे इस तरह से आपकी हीमोग्लोबिन है और इसने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कैरी किए हुए हैं। ठीक है, 2,3-BPD आया तो इसने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अनलोड करा दिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपका 2,3-BPD ना हो तो क्या होगा, आप सफोकेट हो जाओगे ना, कि मसलन हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन उठा ली लेकिन वो उसको अनलोड नहीं कर रही, तो आपको ऑक्सीजन चाहिए ना। देखो एस्फिक्सिया में क्या होता है, एस्फिक्सिया में क्या होता है, आपका नाम। अच्छा, अब अगर मरियम को मैं ऐसे कर, क्या होगा, मर जाएगी। क्यों, सांस नहीं आएगा, सांस में क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बंदा फोट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता चला कि इसके पास पहले ही इतनी कम एनर्जी थी, पहले ये 2 ATP बनाता था, उनसे ये क्या करता था, अपने मेम्ब्रेन पंप्स को मेंटेन करता था, और अब इसकी उसमें से भी इसने 20% भेज दिए
बैठी हैं, ठीक है। तो फातिमा, आपके अंदर इस वक्त कितनी 5 मिलीमोल बीपीजी, दूसरी बीपीजी आप सबके अंदर इस वक्त मौजूद है, बिकॉज नॉर्मल कंडीशन हो ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो उधर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कम होंगे, ठीक है ना, ऑक्सीजन उधर लो है, ठीक है। तो फिर उसको क्या जरूरत है कि एक एक कतरे में से निचोड़ के वो ऑक्सीजन निकाले, हीमोग्लोबिन में से जितनी ऑक्सीजन वो निकाल सकता है निकाले। तो फिर आप देखें कि जो ऐसा बंदा जो हाई है तो आपको पता है एक्सीमेटाइजेशन हो सकती है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो उनमें एक बंदा जो इस तरह से हाई एल्टीट्यूड पे, उसमें दूसरी बीपीजी 8 मिलीमोल होगी, ठीक है। वो क्यों होगी, ताकि जितनी सी भी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन है वो उसको निचोड़ के निकाल दे, ठीक है। अच्छा, तो वो उसको निचोड़ के निकाल देगा। अच्छा, फिर फीटस ब्लड में क्या होता है, देखो फीटस को क्या सूट करता है। अब अगर आप देखो कि एक फीटस है, ठीक है, फीटस को किधर से ऑक्सीजन लेनी है, प्लेसेंटा से, किधर से लेनी है, अपनी मदर के प्लेसेंटा से उसको ऑक्सीजन उठानी है। अच्छा, अब अगर उसमें दूसरी बीपीजी हो तो क्या वो ऑक्सीजन उठा पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो दूसरी बीपीजी को ना बाइंड करे, ठीक है, या बहुत वीकली बाइंड करे, ठीक है। तो अब क्या वो अपनी मदद से ऑक्सीजन उठा पाएगा, हाँ, ठीक है। तो आपने देखा कि जो हाई एल्टीट्यूड पे है बंदा, उसमें दूसरी बीपीजी ज्यादा है, ताकि वो आखिरी कतरा भी, खून का आखिरी कतरा निचोड़ ले, तो उसी तरह से वो हीमोग्लोबिन की आखिरी ऑक्सीजन भी निचोड़ ले, ठीक है। लेकिन फीटस जो है उसको लोडिंग करनी है ऑक्सीजन की, उसको प्लेसेंटा से ऑक्सीजन लेके आनी है, तो उसमें जो है वो दूसरी बीपीजी के लिए एफिनिटी थी नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक और एग्जाम्पल है, स्टोर्ड ब्लड में ना दूसरी बीपीजी खत्म हो चुकी होती है, उसको क्या करता है, उसको रिज्यूमिनेट करना पड़ता है उसको। अगर आप कोई स्टोर्ड ब्लड किसी को लगा दो, उसको विदाउट रिज्यूमिनेट किए तो क्या होगा, बहुत हो जाएगा ना, बंदा उसको आप ऐसा ब्लड दोगे। आप ब्लड क्यों दे रहे हो, कि उसमें ब्लड कम है, ब्लड कम होने से क्या हो रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है उसके टिश्यूज को, और आपने अगर उसको रिज्यूमिनेट किए बगैर स्टोर्ड ब्लड दे दिया तो उसका तो एस्फिक्सिया हो जाएगा, उसको वो ऑक्सीजन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसमें दूसरी बीपीजी है, ठीक है। अच्छा, अब आपको मिलेगी 2 मिनट की ब्रेक और फिर हम करेंगे पीडीएच कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब क्या हुआ है कि आपका पायरुवेट जो है वो ग्लाइकोलिसिस के बाद फॉर्म हो गया है, ठीक है। अब इसको जाना है टीसीए साइकिल में, लेकिन टीसीए साइकिल में जाने से पहले इसको क्या बनना है, टीसीए साइकिल में जाने से पहले इसको एसिटाइल को ए बनना है। एसिटाइल को ए में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। अच्छा, तो ये पायरुवेट जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन है, पीडीएच, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, तो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगी, ठीक है, और ये एसिटाइल बनेगा, और फिर क्या हुआ, जैसे साइकिल में गोल गोल घुमा, कैसे सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा मीथोग्लिसराइड, सक्सिनेट, सक्सिनेट, ह्यूमरेट, मैलेट और ऑक्सैलोएसिटेट, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, गोल गोल टीसीए साइकिल में घूम रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि इसमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, कौन इसको करेगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये आप देखो कि ये एक ब्रिज है जो इसको क्रॉस करना है। ठीक है, पीसीए साइकिल में जाने के लिए। ठीक है, अच्छा ये देखिए, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड पूरी देखा एप्रिशिएट किया है, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज था। कार्बन डाइऑक्साइड पूरी थायमिन की प्रेजेंस में ये पहले एक इंटरमीडिएट बना, फिर लेकिन मतलब इसको थायमिन ने मेक ओवर दे दिया है ना। ठीक है, क्या बना दिया इसका? ये देखें, इसने इसको तो मेक ओवर दे दिया, लेकिन लाइपोइक एसिड आया, उसने इसको एक्सओए दिया, और फिर लेकिन लाइपोइक एसिड का अपना हाल हो गया ऐसे करते हुए। देखें, पहले ये ऐसे इसमें ऐसे ग्रुप थे और अब ये सिर्फ ऐसे आ गए, तो उसको कौन रेस्क्यू करेगा? फिर NaDH जो है वो पहले FADH रेस्क्यू करेगा, तो वो FADH2 बन जाएगा, और फिर FADH को रेस्क्यू करेगा NAD+। ठीक है, तो ये है आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये आपका पायरुवेट है, पहचान लो इसको, देख लो, याद नहीं करना लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये आपका पायरुवेट है। ठीक है, किसने उड़ना है? कार्बन डाइऑक्साइड में। ये देख लें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज होनी है। ठीक है, अच्छा, तो इधर से ये ब्रेक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ी, और ये कौन लग गया? CP3। ये कौन है? कौन है? हाँ, ये कौन है? ये तेरे के तालिबान है? नहीं, ये थायमिन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो फिर ये इधर से वो भी रिलीज हो गया और एस्कोए आ गया, तो क्या बन गया इसका एस्कोए? तो इसमें 2 कार्बन है। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अगर थायमिन पायरोफॉस्फेट डेफिशिएंट है तो क्या होगा कि रिएक्शन इधर ही स्टार्ट हो जाएगा, इधर ही खड़ा हो जाएगा, इधर ही रुक जाएगा, आगे नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि थायमिन डेफिशिएंसी में आपने देखा बैरियर का क्या मतलब है? आयन आयन, मतलब उसमें एनर्जी नहीं है। एनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि पायरुवेट जा नहीं पाएगा इसमें पीसीए साइकिल में। ठीक है, तो ये इधर ही रुक जाएगा। ठीक है, करीबा की सहेली खड़ी हो जाए। हाँ, आप जी जी, नहीं आपके साथ आप। अच्छा, अब बताओ इधर क्या हुआ है? इधर क्या हुआ है? क्या बात? थायमिन डेफिशिएंट था, तो ये इधर ही रुक गया है। ठीक है, ये जा नहीं पा रहा पीसीए साइकिल में। ठीक है, अच्छा, तो नेट आपका ये होना था ना कि पायरुवेट प्लस OA प्लस NAD+ क्या बन गए? एसिटाइल OA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADH। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना इसकी रेगुलेशन कैसे होती है? आप ये देखेंगे ऊपर एक ये प्रोटीन डिफॉस्फेटेज है इधर। ठीक है, और इधर आपको नजर आ रहा है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर फॉस्फेट लग गया है ना, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये लाखों का भूत नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर आप फॉस्फेट लगा दें तो ये इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो इनएक्टिव ये हो गया थ्रू फॉस्फोराइलेशन। और इंसुलिन क्या करती है? ये डीफॉस्फेटेज को एक्टिवेट करती है। डीफॉस्फेटेज जो है वो क्या करेगा? इसका फॉस्फेट रिलीज कर देगा। और अब जिस तरह से अब्दुल्ला ने अभी सैंडविच खाया है, तो उसमें यही हो रहा है। ये क्या सैंडविच में स्टार्च थी, गंदम थी, गंदम में स्टार्च थी, स्टार्च है वो ब्रेकडाउन हुई, अब्दुल्ला के मुंह में उसके बन गए अल्फा डेक्सिन, फिर अब्दुल्ला की इंटेस्टाइन में बन गए लिमिटेक्सिन, फिर वो बन गए ओलिगोसैकेराइड्स, फिर वो बन गए डाइसैकेराइड्स, फिर फाइनली वो ग्लूकोज जो है वो SGLT से चले गए एंटेरोसाइट में, एंटेरोसाइट से निकले
ब्लड से निकल के चले गए ब्लड स्ट्रीम में किया ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बना, पायरुवेट से एसिटाइल-CoA बना और फिर इंसुलिन आई। इसका पीडीएच कॉम्प्लेक्स जो है वो इनएक्टिव था। जैसे हमला का अभी उसने खाना नहीं खाया हुआ, इसका इनएक्टिव है, लेकिन अब्दुल्ला ने खाना खा लिया तो उसकी इंसुलिन आ गई है और इंसुलिन ने इसके ऊपर से फॉस्फेट गिरा दिया है। तो अब ये क्या होगा, पीसीए साइकिल चलेगा। ठीक है, अच्छा, और ये जो है इसको इनएक्टिव कौन करता है, NADH, एसिटाइल-CoA और एटीपी के बहुत ज्यादा जब एनर्जी हो गई है तो वो कहेंगे कि अभी और बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा, फिर इसकी जो है वो आपने देखा कि प्रोडक्ट इनहिबिशन की हो रही है। ठीक है, NADH और एसिटाइल-CoA जो है वो किसको कर रहे हैं, एक्टिव पीडीएच काइनेज को। काइनेज कौन क्या करेगा, इसके साथ पे फॉस्फेट लगा देगा। फॉस्फेट जब लग जाएगा तो ये क्योंकि लाखों का भूख नहीं है, ये काम नहीं करेगा। देखो कुछ लोग होते हैं जब तक उनको आप एक ना लगाए वो काम नहीं करते, लेकिन कुछ होते हैं कि आप चलते घोड़े को चाबुक नहीं मारते। अगर आप चलते घोड़े को चाबुक मारोगे तो वो रुक जाएगा। तो ये चलता घोड़ा था, इसको इसने फॉस्फेट मारा, ये रुक गया, फिर होती है चाबुक। ठीक है, अच्छा, फिर आपने देखा कि NADH और एसिटाइल-CoA जो है अब वो इसको एक्टिव कर रहे हैं और ये इसके ऊपर फॉस्फेट लगा रहा है। और ये जो है ये इन्होंने किया है फास्टिंग में। तो अभी अब खुदा बता नहीं कर हो गया, यही लोग आए थे जब उसने खाना खाया था, अब यही पहुंचते हैं फास्टिंग में, तो फिर ये एसिटाइल साइकिल कैसे नहीं रुकेगा। देखो फास्टिंग में ना इंसुलिन नहीं है, लेकिन जब उसने खाना खाया हुआ है तो इंसुलिन है, तो इंसुलिन इसको ओवरकम करेगी। जो प्रोडक्ट इनहिबिशन हो रही है उसको वो साथ साथ ओवरकम भी कर रही है, पूरी नहीं इनहिबिशन हो रही। लेकिन फास्टिंग में तो इंसुलिन नहीं है ना, हमला भी नहीं देनी सकती ना। ठीक है, तो समझ आ गई, ये एग्जाम बोल रहे इंपॉर्टेंट बात है, अगर नहीं समझ आए तो पूछ लो। ठीक है, और ये जो CoA है, अब आप देखिए ये एसिटाइल-CoA नहीं है, इसका CoA है। ये किसको इनहिबिट कर रहा है, काइनेज को। ठीक है, काइनेज इनहिबिट हो गया और फॉस्फेटेज एक्टिव हो गया। वो क्या करेगा, इसको गिराएगा और ये एक्टिव हो जाएगा और एनर्जी बनाएगा। और ये आपने देखा कि थाइमिन जो है वो आपका दो जगह पे आ रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में भी है, अल्फा बीटा ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में भी। और जब ये नहीं होगा, इसकी डेफिशिएंसी होगी। इसकी डेफिशिएंसी किस किस में होगी, या तो मैग्नीशियस में होगी या अल्कोहलिक्स में होगी। ठीक है, अनीला, अनीसा, जमीला अल्कोहलिक्स में होगी। ठीक है, तो वो फिर क्या होगा, उनमें लैक्टिक एसिडोसिस क्यों होता है कि पायरुवेट के पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, वो क्या बनने लग जाता है, लैक्टिक एसिड या लैक्टेट। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों नहीं बनेंगे और लैक्टिक एसिड डोसिस होगा। उसके अलावा आर्सेनिक जो है वो भी इन दोनों को इनहिबिट करता है। ठीक है, और उसमें भी लैक्टिक एसिडोसिस होने लग जाता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि अब ये बेरी बेरी के साथ आ गया टीएन टोस्ट डाइट पे। इसको क्यों बेरी बेरी हो गई है, इसके दाम नहीं है, टीएन टोस्ट डाइट खाता है, इसके पास फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स नहीं है, तो क्या होगा, बेरी बेरी। ठीक है, तो ये आप देखेंगे जो भी आप खाते हो, जैसे अब्दुल्ला ने सैंडविच खाया है तो उसमें जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वो थे, वो आखिरकार कैसे आ रहे हैं, थ्रू एसिटाइल-CoA टीसीए में आ रहे हैं और आगे किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में और एनर्जी के। एनी क्वेश्चन? हाँ, कुछ क्या
अच्छा, कुर्सिया ने पूछा है कि जो आपका अभी टेस्ट आ रहा है मंडे को, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो नहीं है, लेकिन शटल्स हैं। ठीक है, ये जो रिसोर्स की फॉस्फेट शटल और मैलेट एस्पार्टेट शटल है ना, वो इंक्लूडेड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं है। क्या है, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस बाकी तो है ही है ना, स्टेटस वो तो है ही है, जो कुछ आपने छुट्टियों के बाद से पढ़ा है। ठीक है, लेकिन जो मैं ग्लाइकोलिसिस की बात कर रही हूँ कि ग्लाइकोलिसिस को घर पहुंचाओगे ना, तो फिर आपकी उसमें शटल्स भी आएंगी, ग्लाइकोलिसिस इन आरबीसी आएगा, और फिर आपका पीडीएस कॉम्प्लेक्स भी आएगा, और फिर टीसीएस साइकिल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? वीडियो चल रही है।